मैंने कहा लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं, उनको किस जेल में कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। दो नेताओं को, दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला। चुनाव से कुछ ही महीने पहले अगर डालना था तो 6 महीने बाद डाल देते, 6 महीने पहले डाल देते। नहीं, चुनाव से 2-3 महीने पहले 2 चीफ मिनिस्टर को डालना था। आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किए। बैंक अकाउंट बंद करने थे, 6 महीने पहले करते, 1 साल पहले करते, 6 महीने बाद करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए और इसीलिए आपने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद्द किए, आपने इलेक्शन कमीशन में अपने लोग बैठाए, आप जुडिशरी पे दबाव डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो, संविधान रद्द किया जाए और आप सत्ता में रहो। अगर इन संस्थाओं को आगे कर रहे हैं तो ये 400 पार नहीं 400 हारने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम शैलेश कुमार है और मेरे YouTube मंच न्यूज़ SIT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या नरेंद्र मोदी खुद डरे हुए हैं या वो विपक्ष को डरा रहे हैं? कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाले भाजपा नेता नरेंद्र मोदी पिछले लगभग 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, लेकिन खुद उन्होंने बीजेपी को इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब खुद मोदी को एंटी इनकम्बेंसी से डर लगने लगा है। जी हाँ, लेकिन मोदी ये डर जग जाहिर नहीं करना चाहते, इसलिए मीडिया में एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, अब की बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। लेकिन अब की बार 400 पार या अब की बार 400 हार, ये देखना होगा। आज मैं आपसे कुछ ऐसे तथ्यों पर संक्षिप्त रूप से बात करूंगा जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता की कुर्सी जाने से डरे हुए हैं। जिस सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का नारा देकर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी अब साम दाम दंड भेद से फिर से सत्ता हासिल करने का इल्ज़ाम झेल रहे हैं। 2014 में जहां देश ने ज़बरदस्त मोदी लहर देखी, वो लहर आज भी कायम है, लेकिन एक बड़ा अंतर है। 2014 के इतर ये लहर आज अंडर करंट एंटी मोदी वेव बन चुकी है। 2024 की ये लहर मोदी के खिलाफ है, लेकिन इनविजिबल है। ये बात अभी सही है कि आज के दिन शायद 2014 की तरह विपक्ष के पक्ष में भी मोदी लहर की तरह कोई लहर नहीं दिख रही है, लेकिन मोदी के साथ उनके पक्ष में जो लोग आपको खड़े दिखाई देंगे, उनमें से अधिकतर खंजर लिए हुए हैं। ये खंजर दिखाई नहीं देगा। मेरा मतलब ये है कि मोदी के लोग ही मोदी को धोखा देंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुद मोदी से धोखा खाए हैं, जो समझते हैं कि मोदी ने ना सिर्फ उनके साथ धोखा दिया है, बल्कि पार्टी और देश के साथ धोखा किया है। ऐसा विपक्ष कहता है। वादा करके वादे नहीं निभाए हैं और सत्ता के लिए मोदी ने न सिर्फ संविधान के खिलाफ जाकर विपक्ष को ख़त्म करने की साजिश की है, बल्कि पार्टी में उनके ज़िंदगी भर की सेवा को नलीफाई कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया है। ऐसे लोग बीजेपी में हैं और ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि 2024 लोकसभा इलेक्शन में अगर मोदी सफल हुए तो इस देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान बदलेगा तो देश के लोगों की आज़ादी जब्त हो जाएगी। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी सत्ता के लिए अब मूल्यों से समझौता करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मोदी को क्यों सत्ता जाने का डर लग रहा है, कुछ आंकड़ों से समझते हैं। सबसे पहले बात अगर मोदी लहर है, जैसा मोदी और अमित शाह कहते हैं, और अब की बार 370 पार बीजेपी और एनडीए 400 पार।
अगर ऐसा है तो ये तभी संभव है जब 2014 से भी बड़ी मोदी लहर हो। साउथ इंडिया से तो बीजेपी एग्जिट हो चुकी है, कैसे 400 सीटें हासिल करेगी ये किसी की भी समझ से परे दिखता है। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। अगर मान लें कि इतनी बड़ी मोदी लहर है तो बीजेपी ने 27 मार्च तक जो आगामी लोकसभा चुनावों के टिकट आवंटित किए हैं तो उसमें मौजूदा 34% सिटिंग बीजेपी सांसदों को टिकट से वंचित क्यों कर दिया। अगर घोषित 403 सीटों में से अपने 104 सांसदों को, जिनमें कई मंत्री भी थे, उन्हें टिकट नहीं दिया तो ये बात दीगर है कि इसके पीछे कोई ना कोई डर तो ज़रूर है। यानी या तो मोदी सरकार को अपनी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का डर है या उन्हें अपने से तिहाई सांसदों से धोखा मिलने का डर है, इसलिए वो उनका चेहरा बदलना चाहते हैं। धोखे का डर हो या दूसरी संभावना है कि वो पार्टी में किसी और नेता का कद बढ़ते नहीं देखना चाहते। इसको देखना समझना होगा तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को ही देख लीजिए। लोकप्रिय नेता शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव जीते गए, लेकिन 4 बार के मुख्यमंत्री को जीत के बाद बदलकर अनजान चेहरे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। ठीक ऐसा ही राजस्थान में हुआ जब वसुंधरा राजे जैसी कद्दावर नेता को पीछे कर बीजेपी ने, और उसके पीछे कहते हैं मोदी ने, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। तो सबसे ताज़ा उदाहरण दूं तो कंगना रनौत जैसी नौसिखिया को आगे कर हिमाचल प्रदेश के मंडी से गद्दावर नेता और 3 बार के सांसद महेश्वर सिंह को उनके दावे के मुताबिक वादा करके भी टिकट नहीं दिया। क्या इसलिए कि कंगना रनौत ने 1857 का गदर और 1947 की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस जैसे हजारों लाखों लोगों की अनदेखी कर दी और असली आज़ादी तो 2017 में मोदी जी के आने से मिली। 1947 में मिली आज़ादी तो भीख थी। वो कंगना रनौत को टिकट दिया। क्या कंगना रनौत की राजनीति में ऐसी क्वालिफिकेशन थी? ये लोगों की समझ से परे था, सिर्फ इसलिए कि उन पर मोदी की कृपा बरसी। लेकिन क्या कंगना मंडी चुनाव जीत पाएंगी? वो सालों पहले मंडी छोड़कर मुंबई की हो चुकी हैं। अब कंगना वापस मुंबई महानगरी का रुख करेंगी या मंडी में रहेंगी? केवल कुछ महीनों में ही ये साफ होने वाला है। बहरहाल कुछ इसी तरह से बीजेपी में हर्षवर्धन, सदानंद गौड़ा, नितिन गडकरी, जयंत सिन्हा, वरुण गांधी जैसे नेताओं की अनदेखी की गई, जबकि जो बीजेपी कांग्रेस के जिन नेताओं को भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, भ्रष्टाचारी कहती थी, वही बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में वापस ले रही है। और उनके बाद अब विपक्ष का आरोप है कि मोदी की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। मुकुल रॉय, हेमंत विश्व शर्मा, प्रेमा खांडू, अजीत पवार, अशोक चव्हाण, नारायण राणे जैसे न जाने कितने विपक्षी नेता जो भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे थे और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड से परेशान थे, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो शिष्टाचारी हो गए। विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ये भ्रष्ट बेदाग होकर निकलते हैं। ताज़ा मामला तो पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर और एनसीपी लीडर प्रफुल्ल पटेल का ही है, जिनके ऊपर स्कैम के मामले बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ख़त्म कर दिए गए। तो ये बात है कि बीजेपी के दोहरे चाल चरित्र और चेहरे को दर्शाता है, ऐसा विपक्ष कहता है। मोदी डरे हुए हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप नेता और 3 बार के चुने हुए सर्विंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मिलता है। कोई भी इस देश में बड़ा नेता हो जाए वो सबसे बड़ा नहीं होता है। आज भारत की जनता सबसे बड़ी है। अगर कोई दल बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है, लेकिन भारत की 140 करोड़ की जनता से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर नहीं हो सकती है। आपकी एक उंगली, इस उंगली का इस्तेमाल करिएगा। आने वाले आगामी चुनावों में इस उंगली से हमारे गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लोगों को मजबूती दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको अपना देश बचाना है, आपको अपना लोकतंत्र बचाना है, आपको अपने अधिकार, हक के लिए लड़ना है, तो आप लोगों को खास करके अपने इस वोट का चुनाव सही ढंग से करना होगा।
लोकसभा 2024 चुनावों की घोषणा के बाद जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था, तब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से केजरीवाल को गिरफ्तार करवाकर जनता में मोदी ने ये संदेश देने की कोशिश की कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ रही है, बड़ी सख्त है। किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया। और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं, जिस उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, उनका स्वागत किया। लेकिन याद रखें, उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत करते हैं तो समय आने पर धूमधाम से विदाई भी करते हैं। लेकिन जब अब जनता आप पार्टी और मीडिया के खुलासे से विपक्ष के उस दावे पर ज़्यादा यकीन कर रही है कि केजरीवाल को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में बीजेपी के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया, तथाकथित शराब घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जब असंवैधानिक करार दिया और एसबीआई को मजबूर होकर डेटा इलेक्शन कमीशन को देना पड़ा, तब मीडिया ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर छानबीन की और रिपोर्ट्स पब्लिश की। तो विपक्ष ने भी सामने आकर खुलासा किया कि ये बीजेपी का चंदा दो धंधा लो वाला भ्रष्टाचार है, क्योंकि ईडी, सीबीआई, आईटी रेड्स के बाद जब कंपनियों ने करोड़ों रुपए का चंदा दिया है तो इसे और क्या कहेंगे। तो ये डर दिखाकर पैसा ऐंठने वाली बात हुई। संक्षेप में कहूँगा तो मोदी पर विपक्ष का आरोप है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से भाजपा का भ्रष्टाचार छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल को तथाकथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। इतने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कोई पैसा साथ नहीं जाएगा। लूट लो देश को, कितना लूटना है। गरीबों की बद्दुआएं ना लो, गरीबों की बद्दुआएं ना लो। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे जुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला। जाने माने अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर, जो मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं, वो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स देश का सबसे बड़ा स्कैम है और वो इसे मोदी गेट की संज्ञा दे रहे हैं। मोदी गेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो चुनाव लड़ने से ही ये कहकर मना कर दिया कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। इसका मतलब क्या निकाला जाए, जब ये तथ्य सबके सामने हैं कि 16,518 करोड़ के पॉलिटिकल पार्टीज को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से लगभग 50% यानी 8,250 करोड़ सिर्फ बीजेपी को मिले। तो इसका मतलब है कि या तो निर्मला सीतारमण मोदी के तथाकथित इलेक्टोरल बॉन्ड्स भ्रष्टाचार, जो उनके पति मोदी गेट की संज्ञा जिसे दे रहे हैं, वो इसका हिस्सा होने से पल्ला झाड़ रही हैं, या फिर वो जानती हैं कि ज़मीनी हकीकत कुछ ऐसी है कि वो किसी कीमत पर ना खुद से ना मोदी की वेव की वजह से ये चुनाव जीत पाएंगी। या फिर एक तीसरा मतलब ये निकाला जाए कि निर्मला सीतारमण मोदी सरकार की एक सेट की हुई नैरेटिव, जो भारत ब्रिटेन को पीछा कर 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है, वो खोखला है और पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तानियों की अभी भी बुरी हालत में है। उनका बयान दर्शाता है कि आप भले ही पावर कॉरिडोर में हो, लेकिन रूरल पॉवर्टी की तरह अर्बन पॉवर्टी का आप शिकार हो सकते हैं और आपकी जेब में आपका खुद का या आपके प्रोफेशनल या पर्सनल खर्च चलाने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन देश के ही केवल 22 धनी लोगों के पास बाकी 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के बराबर पैसा है। 22 लोग एक तरफ और भारत के 70 करोड़ लोग एक तरफ। ऐसी असमानता क्यों? तो ये कैसा चुनाव हो रहा है? नेताओं को धमकाया जाता है, पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है। केजरीवाल जी को, सोरेन जी को ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं। यह सच्चाई है। और यह मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाइयों और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है,
कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। क्रोनी कैपिटलिज्म पर कांग्रेस का आरोप लगाने वाले एक समय में मोदी अब खुद अंबानी अडानी के हाथों की कठपुतली होने का दर्द झेल रहे हैं। मोदी की गारंटी पर सवाल उठने लगे हैं कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाले मोदी अपनी 10 साल की सरकार में बेरोजगारी की बढ़ती संख्या क्यों नहीं कम कर पा रहे हैं। 2021 में रेलवे की एनटीपीसी नाम की मैनुअल जॉब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जब में निकली तो 35,000 की जो वैकेंसी थी उसके लिए 1 करोड़ 25 लाख बेरोजगारों ने अप्लाई किया। 35,000 वैकेंसीज और अप्लाई करने वाले 1 करोड़ 25 लाख। हालत ये है कि ऐसी वैकेंसीज जो पियोन के लिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5वीं पास होना हो, ऐसी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, उसके लिए भी पीएचडी करने वाले लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये हालत है तो किस तरह का रोज़गार है, किस तरह की बेरोज़गारी है, आप खुद समझ सकते हैं। रोज़गार की मांग करने वाले युवाओं पर सरकार लाठियां भांज रही है। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है कि क्यों फ़ौजों में भर्ती के लिए अग्निवीर जैसी योजना को नौजवान नकार रहे हैं, और इस पे विपक्ष लगातार सवाल उठाता आ रहा है। मोदी सत्ता में आने से पहले विपक्ष पर महंगाई का आरोप लगाते थे, तो आज मोदी सरकार में महंगाई का क्या आलम है वो आटे दाल के भाव देखकर समझ आता है। नहीं तो पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम देख लीजिए। मोदी से समझते हैं और उन्हें डर है कि देश की एक बड़ी आबादी जिस पर महंगाई का थोड़ा सा भी असर पड़ेगा उन्हें वोट नहीं देगी। इसलिए उस गरीब पिछड़े तबके को खुश करने के लिए 1 आध साल नहीं बल्कि 5 सालों के लिए मुफ्त अनाज देश की 80 करोड़ आबादी को बांटा जा रहा है। मतलब विकास का क्या आलम है समझ सकते हैं। और महंगाई को लेकर इंडिया गठबंधन की आज 31 मार्च को हुई रामलीला मैदान में महारैली में वो कुछ आंकड़े भी रखे गए। दूध का दाम 61% बढ़ा, टमाटर का दाम 115% बढ़ा, तूर दाल का दाम 120% बढ़ा। मोदी जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, ऐसा कहकर वो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर देश में मोदी की गारंटी का एक अभियान चलाते हैं, लेकिन किसानों से किए गए MSP जैसे वादों से, उन मुद्दों से पीछे हट जाते हैं। और इस पर तेजस्वी यादव क्या कहते हैं महारैली में आज वो सुनते हैं। उन्होंने तो मोदी पर एक गाना ही बना डाला कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। इसी तरह विपक्ष मोदी सरकार पर खोखला राष्ट्रवाद का दावा करने का आरोप लगाता है। चीन के सामने मोदी की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और पाकिस्तान को मुसलमानों की वजह से हाशिए पर लिया जाता है, लाल आंखें दिखाई जाती हैं, लेकिन चीन के लिए कोई लाल आंख नहीं है मोदी के पास। तो विपक्ष के हमले का मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अब ये सत्य सब जान चुके हैं कि चीन ने भारत की एक बहुत बड़े ज़मीन पर, उस हिस्से पर कब्जा कर लिया है जिस पर कभी भारत का कब्जा होता था, वो हथिया लिया है चीन ने। और वो मोदी सरकार की कोशिशों के बावजूद कई साल बीत जाने के बाद भी भारत की ज़मीन से हटने को तैयार नहीं है और दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। तो बीजेपी कांग्रेस पर जब वो विपक्ष में थी और कांग्रेस सत्ता में थी तो चीन को इंच इंच कर ज़मीन देने का आरोप लगाती थी। उसी बीजेपी पर भारत की हज़ारों किलोमीटर ज़मीन देने का आरोप इस लोकसभा इलेक्शन में मोदी को भारी पड़ने लगा है। और मोदी को इस बात से सचमुच बहुत डर लगने लगा है। चीन के खिलाफ मोदी सरकार के नरम रुख पर भारत सरकार की, मोदी सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकार, नेता सब सरकारी एजेंसियों के निशाने पर हैं। देश को बांटने और नफरत की राजनीति का आरोप झेलने वाली बीजेपी कई इलाकों में अपराधियों, माफिया, डॉन्स, आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप झेल रही है। आरोप लग रहा है कि बीजेपी सरकारें
यहाँ भी हिंदू मुसलमान की नज़र से अपराधियों को देख रही है। जिस तरह से बीजेपी दागी संगीन अपराधियों के आरोपों वाले सफ़ेद पोशों को टिकट दे रही है, वो एक तरह से मोदी का डर सामने उजागर कर रहा है कि मोदी हारने वाले हैं, इसीलिए ऐसे तत्वों का सहारा पाना चाहते हैं, साथ पाना चाहते हैं। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किस्म का झूठ चल रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके 2 नारे लगा दीजिए, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिहाल। बहरहाल मोदी के डर की कहानी जारी रहेगी। हिंदुस्तान एक सशक्त लोकतंत्र है, यहाँ लोग भूखे रह लेंगे लेकिन तानाशाही नहीं सहेंगे। कुल मिलाकर 10 साल खराब हो गए और विपक्ष का आरोप है कि आज लोकतंत्र खतरे में है और अगर इन 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को नहीं हराया तो संविधान मोदी बदल देंगे और तानाशाह बन जाएंगे। क्या मोदी सच में डरे हुए हैं या वो डरा रहे हैं? क्या मोदी के खिलाफ सच में एक एंटी वेव, अंडरकरंट मोदी वेव है? क्या मोदी 2024 में सत्ता से बाहर हो जाएंगे? क्या कभी ना छुट्टी लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सच में देश की जनता छुट्टी कर देगी? ये सब आगे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। आज़ाद और निडर पत्रकारिता के लिए न्यूज़ SIT के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।